वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ अमित कुमार तिवारी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत का बंटवारा हो गया था 1947 में 14 अगस्त को। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए, आज हम लोग मेन फोकस करेंगे कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। एक नया देश जो बांग्लादेश बना वो कैसे बना। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत का डिवीज़न हुआ था तो एक नया देश बना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी एरिया आई? एक तो ये वाला इलाका है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, दूसरा इलाका यहाँ है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान और इसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान के हिस्से में मिले, जो पाकिस्तान का जो एक प्रोविंस यहाँ मिला, चार प्रोविंस यहाँ, चार प्रोविंस मिला के वेस्ट पाकिस्तान बना, एक प्रोविंस यहाँ मिला जो ईस्ट पाकिस्तान का लाया है। ये दोनों के बीच कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं था। देखा जाए तो यहाँ से आप देखिए, एक इलाका यहाँ है, एक इलाका यहाँ है, बीच में पूरा इंडिया है। इस समुद्र के रास्ते तो ये लोग की कनेक्टिविटी थी, बट लैंड बॉर्डर नहीं था। अब होता क्या, पार्टीशन के बाद जिन्ना ने नेहरू जी को बोला कि भाई मुझे एक रास्ता दे दिया जाए, ये 1600 किलोमीटर का रास्ता, कि मैं एक रोड बना सकूं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। हम लोग का फोकस रहेगा बांग्लादेश के जन्म पे। तो देखते हैं होता क्या है। देखिए, जब 1947 में बंटवारा होता है तो क्या होता है, आप एक नई देश बनती है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बनता है तो जितने भी हायर पोस्ट होते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास रहते हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान के इलाके होते हैं वहाँ के लोगों के पास लोअर पोस्ट होता है। और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हीन भावना से भी देखते थे, काले छोटे बंगाली ऐसे करके बुलाते थे। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से अधिक थी। ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 60% पॉपुलेशन थी, वेस्ट पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन थी। एक्सपोर्ट देखा जाए, जो व्यापार होता है दूसरे देशों में किया जाता है, तो ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 20% व्यापार होता था, वेस्ट पाकिस्तान से 30% होता था। बट बजट देखा जाए, जो पैसे खर्च होते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान पे लगभग 70% खर्च हो जाते थे, ईस्ट पाकिस्तान पे 30% खर्च होते थे। ये तो भेदभाव हो गया। क्यों कमा के दे रहा है 70%, ये खर्च हो रहा है 70% वेस्ट पाकिस्तान पे। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस इलाके में देखा जाए, जो पाकिस्तान का ये इलाका है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ पे इन लोगों की अपनी लैंग्वेज उर्दू हो। या यहाँ पे भी देखा जाए तो इनकी कोई भी ऐसी स्टेट नहीं थी जिसकी अपनी लैंग्वेज उर्दू हो। लेकिन पाकिस्तान बनते ही जो भारत से माइग्रेट करके लोग गए थे, जिनको वहाँ पे मुहाजिर कहा जाता है, उनकी पढ़ी लिखी क्लास थी, अमीर भी थे, तो वहाँ डोमिनेट कर रहे थे। तो उन लोगों के कारण ही जो पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया उर्दू। पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज बना उर्दू। इसका विरोध किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, इस भाग के लोगों ने विरोध किया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ के लोगों ने विरोध किया। ये विरोध 1956 तक चला। फाइनली 1956 में बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मिला। इस विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे लोगों को गोली भी लगी, चोट लगी, गिरफ्तार हुए, ये सब होते रहा। इन सब के बाद देखा जाए होता क्या है कि 1956 में अवामी लीग के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, इन सारे भेदभाव के कारण उन्होंने क्या किया, 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट मूवमेंट स्टार्ट किया। ये 6 पॉइंट मूवमेंट क्या थी? पहला, फेडरल स्टेट
हाँ भाई, संघीय प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा, ऑल सब्जेक्ट टू स्टेट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के, स्कूल हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई, हेल्थ हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब स्टेट को दे दिया जाए। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। सेपरेट करेंसी, यानी भारत की जैसे रुपया है उस तरीका से बांग्लादेश का अलग करेंसी हो। और फिजिकल पॉलिसी, यानी कैसे स्टेट को चलाना है, ये पॉलिसी हम लोग, आर्थिक पॉलिसी क्या होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे। चौथा पॉइंट क्या रहा, टैक्सेशन। टैक्स किस पे कितना लगेगा, किस में कितना टैक्स छूट देना है, कितना परसेंट टैक्स लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, कौन सी वस्तु पर लेना है, ये सब पावर स्टेट को दे दिया जाए। पांचवा उनका पॉइंट था फॉरेन ट्रेड, दूसरे देशों के साथ व्यापार, एंड सेपरेट फॉरेन रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। यानी दूसरे देशों से आप ट्रेड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर देश से अपनी ही मुद्रा में कर लोगे, ठीक, तो विदेशी मुद्रा भंडार। और सिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, सेपरेट मिलिट्री एंड नेवी। ये क्यों सेपरेट मिलिट्री एंड नेवी क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। होता क्या है, जब 1965 का वार होता है, 1965 का वार होता है, 1965 के वार में जो पाकिस्तान था, सारे अपना फोर्स इधर इस बॉर्डर पे अपना एम्प्लॉय कर दिया था, इधर लगा दिया था, इस इलाके को खाली छोड़ दिया था। अगर इंडिया चाहता तो इसको आसानी से जीत लेता और अपने अंदर मर्ज कर लेता। तो इससे ये लोग डरे हुए थे, ये बोले कि भाई ये युद्ध होता है तो आप तो सारे सैनिक इधर लगा लेते हैं, इस बॉर्डर पे हम लोग को खाली छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग को भी सेना चाहिए, क्योंकि समुद्री इलाका भी है यहाँ पे, बॉर्डर भी मिल रहा है, हमको नेवी और आर्मी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं हम लोग। ये सारे प्रॉब्लम उस समय चल रहे थे, इसी बीच क्या होता है कि वहाँ पे मिलिट्री शासन चल रहा था। जो अयूब खान था वो वहाँ का राष्ट्रपति था। अयूब खान वहाँ का राष्ट्रपति था। अयूब खान राष्ट्रपति था। ये अयूब खान क्या करता है, 1969 में पावर ट्रांसफ़र करता है याहिया खान को। ये याहिया खान को पावर दे देता है, ये भी मिलिट्री जनरल था। ये राष्ट्रपति बन जाता है याहिया खान, और याहिया खान पावर में आते ही क्या बोलता है कि हम 1970 में इलेक्शन करवाएंगे। 1970 में जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, वो होता है 300 सीटों पे, और 13 सीट वुमन के लिए, जो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती है। 300 सीटों पे चुनाव होता है। ये जो 300 सीट है, ये आबादी के अनुसार बांटा जाता है, क्योंकि 60% आबादी रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से आते हैं 162 सीट, और वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से आते हैं 168 सीट। जब 1970 में जब चुनाव होता है 7 दिसंबर को, तो अवामी लीग जो है 160 सीट जीतती है, +7 जो वुमन के लिए रिजर्व सीट थी वो जीत जाती है, और पीपीपी जो है 81 सीट जीतती है, +5 वुमन के लिए जो रिजर्व थी वो जीतती है। इस तरीक़ा से 300 के सीट में देखा जाए तो 151 जिसके पास आ गया उसका गवर्नमेंट बनना चाहिए। तो 160 लाने के बाद अवामी लीग का गवर्नमेंट नहीं बनता है। जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, जो यहाँ के लीडर थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे इस बात को कि एक ईस्ट पाकिस्तान के लीडर को हम लोग सत्ता दे दें और प्रधानमंत्री बना दें, ठीक। और देखिए होता क्या है, जो इलेक्शन से पहले, जो 7 दिसंबर को जो इलेक्शन हुआ था 1970 में, इससे पहले क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान का जो इलाका है, जो ये इलाका है ईस्ट पाकिस्तान का, यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति होती है। क्या होता है, जो ये इलाका होता है इधर का देखा जाए तो 1970 में एक तो मानसून वाला बाढ़ आता है, फ्लड। दूसरा क्या होता है कि साइक्लोन एक आता है जिसका नाम होता है भोला साइक्लोन। फ्लड आता है,
और साइक्लोन आता है भोला, जिसमें 5 लाख के लगभग लोग, 5 लाख के आसपास के लोग डेथ कर जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा कोई मदद नहीं मिलती है इनको। इसका भी असंतोष था, वो भी चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि 162 में से 160 सीट जीतना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ के लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को कॉल दिया इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिपेंडेंस को कॉल दिया, वो भी सिविल डिसओबीडियंस के तरीका से, जो गांधी जी का तरीका था। ठीक है, इन लोगों का अपना सिविल डिसओबीडियंस चल रहा था। इसी बीच 25 मार्च 1971 को याहिया खान ने टीका खान, जो ईस्ट पाकिस्तान में पोस्टेड था, मिलिट्री कमांडर था उस समय, उसको ऑपरेशन चलाने का बोला कि भाई इस जो चल रहा है आंदोलन उसको दबाओ। अब टीका खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया। ये ऑपरेशन सर्च लाइट इतना ब्रूटल था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट होते हैं। जब अरेस्ट होते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक मुक्ति वाहिनी बनाते हैं, जिसको मजबूरी में अप्रैल में जाके इंडिया बोलता है कि हम हेल्प करेंगे। अब देखिए होता क्या है, ऑपरेशन सर्च लाइट में, जब ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा था, इसमें लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि लाखों यानी 4 लाख के आसपास की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। खासकर तौर पे जो वहाँ के पढ़े लिखे तबके थे, वकील, डॉक्टर, इस टाइप के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे तबके थे, उनको टारगेट करके मारा जा रहा था। उसमें से भी जो हिंदू आबादी थी उनको और ज़्यादा टारगेट करके मारा जा रहा था ऑपरेशन सर्च लाइट में। ये इतनी ब्रूटल ऑपरेशन थी। अपने ही देश में, अपने ही देश की आर्मी 3 मिलियन लोगों को मारती है। 3 मिलियन लोग बहुत होते हैं। ठीक है, तो उनके अप्रैल में जाके इंडिया बोला कि भाई अब हमको जो मुक्ति वाहिनी है इसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका असर इंडिया पे पड़ रहा था, जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि 1971 का वार क्यों हुआ। भारत मदद करता है और मुक्ति वाहिनी का, भारत की मदद के कारण 3 दिसंबर को पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है और 3 दिसंबर से इसका जवाब भारत भी देता है। 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर के बीच युद्ध चलती है। फाइनली भारत युद्ध जीत जाता है। आपको फेमस पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर याद होगा 1971 का 16 दिसंबर का, और एक नया देश बांग्लादेश का जन्म होता है। अब ये जो ऑपरेशन था सर्च लाइट या बांग्लादेश लिबरेशन की जो आर्मी थी, जो बांग्लादेश ऑपरेशन जो सर्च लाइट था, उसमें जो अत्याचार किया गया है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, उस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द चिल्ड्रेन ऑफ वार। द चिल्ड्रेन ऑफ वार, ये जो फिल्म है द चिल्ड्रेन ऑफ वार, इसको द बास्टर्ड चाइल्ड भी कहा जाता है। ये 2014 में आई है। एक बार आप लोग अगर दिल से मजबूत हो तो ये फिल्म को देखना जरूर। आपको आइडिया लगेगा कि उस समय चल क्या रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग का फोकस क्या था कि जन्म कैसे हुआ, युद्ध पे फोकस नहीं था। युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।